बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी तारीफ। इंस्पेक्टर कासिम अपने सामने रखी फाइल को गौर से पढ़ने में मसरूफ था जब अचानक उसने आहट पर कुछ चौंक कर सर उठाकर देखा तो ये देखकर हैरान हुआ कि उसके सामने 35 से 36 साल आदमी बैठा है जो बगौर इंस्पेक्टर कासिम को ही देख रहा था। मैं इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर जलील राना हूँ और कल ही डीआईजी साहब ने मुझसे वो केस डिस्कस करके मुझे यहाँ भेजा है जिसकी आप तहकीकात कर रहे हैं। जलील राना ने बताया तो इंस्पेक्टर कासिम ने गहरा सांस भरकर फाइल बंद करके उससे हालचाल पूछा। वो इस केस पर 1 महीने से काम कर रहा था मगर अभी तक बस वो चंद क्लू ही ढूंढ पाया था, मगर उस क्लू से भी असल मुजरिम तक नहीं पहुंच पा रहा था। डीआईजी साहब रोज उसे अपने पास बुलाकर रिपोर्ट मांगते थे मगर उसके पास बताने को कुछ नहीं होता था क्योंकि इस केस को वो अपनी कड़ी मेहनत के बाद भी हल नहीं कर पा रहा था और ये पहला ऐसा केस था जिसमें वो मुसलसल मुजरिम को पकड़ने में नाकाम हो रहा था। दरअसल एक मुजरिम था जो हर रोज लड़कियों और औरतों को अपनी हवस का निशाना बनाकर उनको बर्बाद कर रहा था, मगर अभी तक वो पकड़ा नहीं गया था कि वो बहुत सफाई से अपना फेल सर अंजाम दे जाता था, कि अपने पीछे कोई सबूत भी नहीं छोड़ता था। कुछ देर जलीलाना से केस को डिस्कस करने के बाद वो उठ खड़े हुए थे। वो उस घर में जा रहे थे जिनकी लड़की पिछले दिनों गायब हुई थी और अभी तक वो नहीं मिली थी। अभी वो उस घर के करीब पहुंचकर जीप से उतरे ही थे जब एक 25-30 साल आदमी ने उन्हें देखते ही भागना शुरू कर दिया। जलील राना और कासिम बेहद चौंक उठे और फिर तेजी से उसके पीछे भागे कि यकीनन ये वही मुजरिम था और यकीनन लड़की के घर पर घात लगाए बैठा था, शायद ये जांचने को कि कहीं कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही। उसके पीछे भागते भागते उनका सांस फूल गया था मगर उनके कदम नहीं रुके थे। जलील राना अब मुखालिफ गली से उसके पीछे भागा था जबकि कासिम अब भी मुसलसल उसके पीछे था और फिर अगले 10 मिनट में जलील राना सामने की तरफ से और कासिम पीछे से उसे घेर चुके थे और खुद को उनके घेरे में पाकर वो बेहद घबरा चुका था। दाएं बाएं उसके भागने का कोई रास्ता नहीं था। जब आगे पीछे वो दोनों उसे घेरे खड़े थे अचानक उसने रोते हुए अपनी जेब से पैसे और फोन निकाले और तेजी से अपना हाथ हवा में बुलंद करके नीचे बैठकर सरेंडर कर गया। वो दोनों हैरानी से उसकी तरफ आए जो रोता हुआ कह रहा था कि पहली बार चोरी की है साहब, माफ कर दो, गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती से भी नहीं करूंगा। घर में बच्चे भूखे थे तभी पैसे चुराए। उसने रोते हुए अपनी बात मुकम्मल की तो वो दोनों गहरा सांस भर के रह गए, यानी कि वो एक चोर था, वो मुजरिम नहीं जिसे वो ढूंढ रहे थे। जाओ, जलील राना ने कहा तो वो हैरत से पैसे और फोन उठाकर भाग गया। उन्होंने उसका पीछा किया और उसके घर का पता देख लिया। आसपास से पूछगछ की तो पता चला वो एक मासूम और भोला भाला गरीब इंसान था, अपने काम से काम रखने वाला, मगर फिर भी उन्होंने एक अहलकार को उस पर नजर रखने पर लगा दिया। वहां से वापस आने लगे। जब रास्ते में मार्केट आई उनकी नजर वस्त में खड़े सुतून पर लगी, एलईडी पर पड़ी, जहां न्यूज चैनल पर कोई एंकर चीख चीख कर कह रहा था कि जी तो नाजरीन, एक बार फिर हम आपको बताते चलें कि कल भी पूरी 200 लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बनाकर उन्हें जिंदा दरगूर कर दिया गया और पुलिस का कहना है कि ये एक ही मुजरिम का काम है। एक दिन में 200 लड़कियों की जिंदगियों को बर्बाद करने वाला आखिर ये दरिंदा है कौन जिसे अब तक कोई भी नहीं पकड़ पाया। यकीनन वो बेहद चालाक और शातिर इंसान है जो बेहद अय्यारी से और सफाई से अपना काम करता है कि अपने पीछे सबूत तक नहीं छोड़ता। ना ही वो लड़कियां कुछ बता पाती हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ होता है, क्योंकि वो सभी लड़कियां अपने साथ हुए हादसे के बाद अजीब से ट्रॉमा में चली जाती हैं कि कुछ बता ही नहीं पाती। वो मुजरिम जो अब तक खुला घूम रहा है वो कब पकड़ा जाएगा भी या नहीं, या फिर यूं ही खुलेआम लड़कियों को बर्बाद करता रहेगा। ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए मोइन अख्तर को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। न्यूज़ खत्म हो चुकी थी और अब एलईडी की स्क्रीन पर किसी शैम्पू की कमर्शियल चल रही थी, जबकि तब से जो लोग खड़े पूरे नमाक से न्यूज़ देख रहे थे न्यूज़ खत्म होते ही फिर से अपने अपने काम में मसरूफ हो गए। ये मंजर एक बड़ी सी मार्केट का था जिसके वस्त में मौजूद सुतून के साथ ये एलईडी लगी हुई थी जिस पर हर वक्त खबरों वाला चैनल लगा रहता था और आते जाते लोग रुक रुक कर उस पर खबरें दिखा करते थे। आसपास दुकानें थीं जिनमें ग्राहक आ जा रहे थे तो कुछ रुककर फिर से न्यूज़ चैनल की तरफ मुतवज्जे हो चुके थे जहां अब कोई और खबर चल रही थी। उस दरिंदे के बारे में ये खबरें पिछले 1 हफ्ते से चलने लगी थी। हर कोई उस दरिंदे के बारे में जानना चाहता था, उसे पकड़कर सजा देना चाहता था जो एक दिन में 200 लड़कियों को पकड़कर उनकी जिंदगियां बर्बाद कर देता था। ऐसा शख्स कोई आम इंसान नहीं हो सकता था जो बिना किसी की नज़रों में आए एक ही दिन में ऐसा काम कर गुजरे, वो भी बिना किसी डर और खौफ के। वो ऐसा क्यों करता था कोई नहीं जानता था, मगर कयास सारा यही की जा रही थी कि वो सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए काम करता है,
इसके अलावा उसका और मकसद भी क्या हो सकता था। लोगों और ख़ास तौर पर शहर की लड़कियों में अजीब सा खौफ व हिरास फैल गया था। वो बाहर निकलने से भी डरने लगी थी। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसी लड़कियां भी थीं जो बेहद निडर और बेबाक थीं कि उन्हें अब भी इस दरिंदे से ज़रा सी भी खौफ महसूस नहीं हुआ था। और वो बबांगे दहल बाहर आ और जा रही थी, वो भी अकेले और बिना किसी खौफ और डर के। ला हौला वला कुव्वत। तौबा तौबा, कैसा ज़माना आ गया है। अरे माँ बहनें और बेटियां तो सबकी साझी होती हैं, उनकी इज्जतें भी साझी होती हैं। फिर कौन है ये मनहूस मारा दरिंदा जो हमारी बहन बेटियों से अपनी हवस पूरी कराए और अभी तक पकड़ा नहीं गया। हैरत और शर्म का मकाम है हम सब के लिए जो हम उसकी तरफ से लापरवाही बरत रहे हैं। ये हम सब का फर्ज है कि अपनी बहन बेटियों की हिफाजत के लिए उसे पकड़कर सजा दें। उनमें से एक आदमी ने खबरें सुनते ही जलाल से कहा तो बाकी सब भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे कि वो भी उसको ज़रूर पकड़ने की कोशिश करेंगे। जब इंस्पेक्टर कासिम और उसके साथ मौजूद एक और इन्वेस्टिगेटर जलील राना, जो कि पुलिस ऑफिसर था, लोगों की सिर्फ लफाजी बातों पर तासुब से गहरा सांस भरकर अपना काम निपटाकर वापस थाने को हो लिए, क्योंकि वो जानते थे कि लोगों के कोलो फेल में बेहद तजाद पाया जाता है। लोगों की भलाई करने का काम कोई नहीं करता। लोगों को लगता है कि ये उनका फ़र्ज़ नहीं है, जबकि खुदा ने इंसान को दूसरे इंसान के साथ भलाई करने के लिए ही पैदा किया है। वो दोनों अभी उस मुजरिम को पकड़ने का तरीक़ाकार डिस्कस करते हुए वापस थाने की तरफ चले गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस मुजरिम को कैसे पकड़ूं। कोई क्लू या कोई भी निशान नहीं मिल पा रहा। अगले दिन इंस्पेक्टर कासिम अस्पताल की तरफ जाते हुए मुसलसल खुद से बड़बड़ा रहा था और साथ ही साथ परेशानी से अपना माथा भी मसल रहा था, जो ये बताने को काफ़ी था कि वो कितना परेशान था। कुछ कहा अपने साहब जी? उसके साथ बैठे जीप ड्राइव करते कांस्टेबल ने कहा। तो इंस्पेक्टर कासिम ने उसे घूरा। कहा भी है तो तुमसे नहीं कहा। तुम अपना ध्यान मेरे बजाय ड्राइविंग पर लगाओ। और ये क्या गाड़ी चला रहे हो या मजाक कर रहे हो? कछुआ भी मेरे ख्याल से इससे तेज चल देता होगा। इंस्पेक्टर कासिम ने उसे गुस्से से झटका तो वो बेचारा गड़बड़ा कर गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया। कुछ ही देर में वो लोग अस्पताल पहुंच चुके थे, जहां 4 लड़कियां अस्पताल में दाखिल थीं और उन चारों की ही हालत काफ़ी ख़राब थी। और ये चारों ही उस मुजरिम का शिकार थीं जिनसे वो बयान लेने आया था। अब चारों लड़कियों को एक ही डॉक्टर अटेंड कर रही थी। तभी इंस्पेक्टर कासिम सीधा उसके कैबिन की तरफ चला आया और ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वो उसे वहीं मिल गई थी। इंस्पेक्टर कासिम को देखकर वो चौंकी और कुछ कहने ही लगी, मगर तभी इंस्पेक्टर कासिम ने उसकी बात काट दी। अब ये मत कहिएगा कि उनकी मेंटली कंडीशन ठीक नहीं है, तो आप उनसे बयान नहीं ले सकते। इंस्पेक्टर कासिम ने तुंद अंदाज में उसे घूरा था। जवाबन वो खफीफ सा मुस्कुरा कर बोली, बदकिस्मती से ऐसा ही है। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर कासिम कराह कर रह गया, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो उनका बयान लेना चाह रहा था, मगर हर बार नाकाम ही रहा था, क्योंकि वो लड़कियां अभी इस कंडीशन में ही नहीं थीं कि वो कुछ भी बता पाती। मगर आप अपनी तसल्ली कर लीजिए, हो सकता है कि उनमें से कोई कुछ बता दे। डॉक्टर ने मजीद कहा तो वो गहरा सांस भरकर उस डॉक्टर के साथ हो लिया और फिर उन चारों लड़कियों से अलग अलग मिलकर वो उनसे बयान लेने की कोशिश कर चुका था। मगर वो लड़कियां उसे देखते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देती और उस पर हमला करने की कोशिश करती, जिस पर वो कुछ भी पूछ न पाता। लेकिन उनमें से एक लड़की ने बताया था कि उसने मुजरिम के बाजू पर एक टैटू देखा था जो सांप का बना हुआ था। इंस्पेक्टर कासिम फिर जल्दी से वहां से वापसी के लिए रवाना हुआ था। थाने का माहौल रिवायती ही था, जैसा हर थाने का होता है। कांस्टेबल, हवलदार, पुलिस अफसर उन्हें पूरे थाने में इधर से उधर घूमते नजर आ रहे थे, जबकि कई लोग भी वहीं बैठे थे, जिनमें से कुछ अपने प्यारों से मिलने आए थे तो कुछ मुजरिम थे जिनके हाथों में हथकड़ियां भी नजर आ रही थी। जलील राना अभी ही थाने पहुंचा था और वहां बैठकर गहरी निगाहों से थाने का जायजा ले रहा था। इंस्पेक्टर कासिम थाने में नहीं था, शायद किसी जरूरी काम से बाहर निकला हुआ था। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर कासिम थाने में लौटा तो जलील राना को वहां देखकर हैरान हुआ, क्योंकि जलील ने बताया था कि वो इसी केस के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा है। उसके पूछने पर जलील राना ने बताया कि वो उससे कुछ ज़रूरी बात करने आया है, जिस पर वो उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। तो जलील राना ने पहले उससे इस्तफसार किया कि वो इतनी सुबह कहाँ निकला हुआ था, जिस पर इंस्पेक्टर कासिम ने बताया कि वो अस्पताल गया था। जो लड़कियां उस दरिंदे का शिकार हुई हैं उनमें से कुछ अस्पताल में दाखिल हैं, लेकिन काफ़ी बुरी हालत में, कि जल्द ही वो ज़िंदगी से नाता तोड़ जाएंगी। लेकिन कोई एक भी इंस्पेक्टर कासिम को बयान न दे पाई, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर कासिम को मुजरिम के बारे में कोई क्लू न मिल सका। इंस्पेक्टर कासिम के बताने पर जलील राना ने अफसोस का इजहार किया और फिर कासिम के पूछने पर बताया कि उन्होंने रात को अपने मुखबिर से रब्ता किया था। उन्होंने जगह जगह अपने मुखबिर छोड़े हुए हैं, जो ज़रा सी भी मशकूक बात को उन तक पहुंचा देते हैं। और कल रात को एक मुखबिर ने इत्तला दी है कि एक मशकूक नशेई को पकड़ा गया है,
जो हर रोज शहर से बाहर वीराने में जाता है और फिर नजर नहीं आता। वो सारी रात वापस नहीं आता, इसीलिए वो शक के दायरे में आया है। इंस्पेक्टर कासिम उनकी बात सुनकर बेचैन हो गया और कहा, उसका कोई नाम पता, कोई ऐसी बात जिससे हम डायरेक्ट उस तक पहुंच सकें? कासिम के पूछने पर राना साहब ने नफी में सर हिलाया। जलील राना के बताने पर बिना देर किए अपनी पुलिस की नफरी को तैयार करने का हुक्म दिया कि हम अभी शहर से बाहर का हर चप्पा चप्पा छान मारेंगे। कासिम ने अपनी नफरी तैयार करके जलील राना से कहा कि वो भी उनके साथ चले। हो सकता है कि उस रास्ते की तरफ जाते हुए उनका ख्वाब मजीद वाज़ेह हो जाए। मगर जलील राना ने कहा कि हो सकता है इस वक्त वो वहाँ ना हो, वो वहाँ रात के वक्त जाता है, तो बेहतर है कि रात के वक्त वहाँ रेड की जाए ताकि उस मुजरिम को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। इंस्पेक्टर कासिम को जलील राना की बात दुरुस्त लगी और फिर वो शाम होने का इंतजार करने लगा। साथ ही साथ जलील राना अपने मुखबिर से भी राब्ते में था, जो उस नशे पर नजर रखे हुए था। शाम होते ही मुखबिर ने बताया कि वो नशे उस वीरान इलाके की तरफ जा रहा है, जिस पर इंस्पेक्टर कासिम ने सबको तैयारी करने का कहा और फिर जलील राना को भी अपने साथ चलने का कहा। जलील राना ने भी कोई एतराज न किया और फिर इंस्पेक्टर कासिम के साथ ही उसकी जीप में बैठ गया और उनके साथ ही शहर से बाहर मौजूद वीराने की तरफ रवाना हुआ। जलील राना जीप में इंस्पेक्टर कासिम के साथ बैठा मुसलसल अपने मुखबिर से राब्ते में था। इंस्पेक्टर कासिम ने भी उनको डिस्टर्ब न किया और फिर 1 घंटे बाद वो शहर से बाहर पहुंच चुके थे। इंस्पेक्टर कासिम के कहने पर सभी एहलकार दाएं बाएं फैल गए और फिर उसको ढूंढने लगे जिसके बारे में जलील राना ने बताया था। जलील राना इंस्पेक्टर कासिम के साथ साथ ही थे और ख़ुद भी उस पुराने से घर को ढूंढ रहे थे जिसका उस मुखबिर ने बताया था। यहाँ जंगल में सिग्नल्स बहुत कम थे, तभी वो अब अपने मुखबिर से रब्ता नहीं कर पा रहे थे और वो मुखबिर भी यहाँ नहीं आया था कि वो सही रास्ते की निशानदेही कर सकता। दाएं जानिब जंगल था जबकि बाएं जानिब खाली वीरान ज़मीन। इंस्पेक्टर कासिम आधे सिपाहियों को लेकर जलील राना के साथ उस जंगल में घुसा और फिर सभी फैलकर उस घर को तलाश करने लगे। उन्हें उस घर को तलाश करते हुए आधा घंटा हो चुका था, मगर उस घर का नामो निशान भी नहीं था, जिस पर वो सब परेशान हो चुके थे। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। यहाँ कोई ऐसा पुराना घर नहीं है जहाँ वो मुजरिम मौजूद हो। इंस्पेक्टर कासिम ने थका हारा सांस खारिज करके कहा तो जलील राना ने नफी में सर हिलाकर कहा, नहीं, मेरा मुखबिर कभी गलत नहीं हो सकता। वो बेहद चालाक है और हर बार दुरुस्त इत्तला ही देता है। वो मुजरिम ज़रूर यहीं कहीं छुपा हुआ है। जलील राना ने सख्ती से उसकी बात की तरदीद की तो इंस्पेक्टर कासिम ने गहरा सांस भरा और इससे पहले कि मजीद कुछ कहता तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन कान से लगाया तो अगली तरफ की बात सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने तेज़ी से फ़ोन बंद करके सबको वापस बुला लिया। जलील राना के मुखबिर की बात बिल्कुल ठीक थी, वो घर मिल गया है। इंस्पेक्टर कासिम ने इतना कहा और फिर सबके साथ जंगल से वापस सड़क की तरफ आया और वहां से उस वीराने में चला आया जहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ खाली ज़मीन ही थी। मजीद कुछ आगे बढ़े तो उन्हें दूर से ही वो पुराना सा मिट्टी का बना घर नजर आ गया जिसको सभी एहलकारों ने घेर रखा था। इंस्पेक्टर कासिम ने दरवाज़ा देखा तो वो बंद था। उसके इशारे पर 2 एहलकारों ने उस दरवाजे को धक्का मारकर तोड़ा और फिर वो सब अंदर आ गए। सहन से गुजर कर वो अंदर आए तो देखा वहां एक आदमी खड़ा है जिसकी पुश्त उनकी तरफ थी, मगर उसके बाल कंधों तक थे। ये देखकर इंस्पेक्टर कासिम की आंखों में तैश उभरा कि सामने ही एक लड़की कुर्सी से बंद ही बैठी थी जिसका सर एक तरफ ढलका हुआ था, यानी वो बेहोश थी। मगर साथ ही उसका हुलिया और हाल देखकर उन सबको समझ में आ गया था कि वो दरिंदा उसे भी बर्बाद कर चुका है। इंस्पेक्टर कासिम से मजीद बर्दाश्त न हुआ तो वो तेजी से अंदर दाखिल हुआ और उस आदमी को पकड़कर बेतहाशा पीटता चला गया जिसके मुंह से शराब की बूके भभूके उठ रहे थे। वो दुबला पतला सा आदमी था जिससे ज्यादा शराब पीने की वजह से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। इंस्पेक्टर कासिम ने उस पर अपना सारा गुस्सा उतारकर उसे एहलकारों के हवाले किया और फिर लेडी कांस्टेबल ने उस लड़की को संभाला। जल्द ही एम्बुलेंस बुलवा ली गई और फिर उस लड़की को अस्पताल भिजवा दिया गया। आपकी रहनुमाई में तो जल्द ही इतना खतरनाक मुजरिम पकड़ा गया। जलील साहब, अगर आप ना होते तो न जाने ये मुजरिम कैसे पकड़ा जाता। आपके अंदाज का तो मैं कायल हो गया हूँ और जल्द ही मैं आपकी रहनुमाई में मजीद केस हल करना चाहूँगा। इंस्पेक्टर कासिम ने कहा तो जलील राना ज़ेरे लब मुस्कुराया और कहा, यह सब तो मेरे अल्लाह का करम है मुझ पर, वरना मैं नाचीज़ कहाँ इस काबिल कि कुछ कर पाऊँ। जलील राना ने आजिज़ी से कहा तो इंस्पेक्टर कासिम ने कहा, नहीं जलील साहब, मैं सच कह रहा हूँ। कहाँ मैं इतने दिनों से इस मुजरिम को ढूंढ रहा था जिसने इतनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और कहाँ आपके काम के अंदाज से ये एक ही दिन में मुझे मिल गया। अब तो इसकी मैं वो दुर्गत बनाऊंगा
कि मौत मांगेगा मगर मौत नहीं मिलेगी। इंस्पेक्टर कासिम के लहजे में उस नशे आदमी के लिए बेहद नफरत थी। मैं खुद भी अपने तौर पर इस आदमी को ढूंढना चाह रहा था जिसने हमारी बहन बेटियों को जिंदा दरकूर कर दिया, क्योंकि आए दिन मैं खबरों में इस बारे में सुनता रहता था और मेरा दिल फट उठता था। तभी मुझे ऊपर से इस केस को हल करने के लिए ऑर्डर आ गए। मैं जो पहले इस केस को हल करने के लिए बेताब था, तो जल्द ही हामी भर ली। पहले मैं मजबूर था क्योंकि केस आपके पास था, मगर मुझे जैसे ही ऑर्डर आए तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने इस नेक काम के लिए मुझे चुना। जलील राना ने आजिज़ी से कहा तो इंस्पेक्टर कासिम ने एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा किया और फिर उन्हें उनके घर छोड़कर खुद थाने में आ गया। जलील राना बेहद खुश था, आखिर को होता भी क्यों ना, क्योंकि वो मुजरिम पकड़ा गया था। अगले दिन इंस्पेक्टर कासिम को झटका लगा था, क्योंकि कुछ ऐसी बातें समझ में आई थी जिससे वो हिलकर रह गया था और उसे मुजरिम का भी पता चल गया था कि वो कौन है। तभी वो भारी नफरी लेकर मुजरिम के ठिकाने तक जा पहुंचा था और अब सभी उसके ठिकाने को घेर चुके थे। इंस्पेक्टर कासिम को यकीन नहीं आ रहा था कि यहाँ रहने वाला शख्स मुजरिम हो सकता है। वो लोग बबांगे दोहल आगे बढ़ते और अंदर घुसते गए। एहलकारों ने वहां मौजूद आदमियों पर बंदूकें तान दी थी। इतने पुलिस वालों को देखकर वहां अचानक हर तरफ हड़बूंग मच गई थी। सारी औरतें चीखती हुई उठ खड़ी हुई थीं और एक तरफ को होती चली गईं, क्योंकि बाहर से भारी तादाद में पुलिस एहलकार अंदर दाखिल हो रहे थे। ये एक आस्थाना था जहां एक पीर साहब बैठकर लोगों के मसाइल हल किया करते थे। सभी औरतें और पीर साहब के साथ उनकी मुरीद भी पुलिस को देखकर खौफ से खड़े हो गए थे, जो बेहद बेखौफी से पीर साहब की तरफ बढ़ रहे थे। क्या बदतमीजी है ये! पीर साहब उनको देखकर हलक के बल चिल्लाए। तैश से चेहरा बिल्कुल सुर्ख पड़ गया था। बदतमीजी ये नहीं है, बल्कि वो है जो तुमने की है जलील राना साहब। अचानक इंस्पेक्टर कासिम की आवाज गूंजी तो पीर साहब, जो कि असल में जलील राना था, उसके समेत सभी हैरत से उसे तकने लगे, जो अब पीर साहब को हथकड़ी लगा चुका था, जबकि जलील राना हक्का बक्का सा खड़ा था। ये क्यों? मैंने क्या किया है? और कौन जलील राना? मेरा नाम जमाल है। उन्होंने हैरत से इस्तफसार किया। खौफ से उनका पूरा जिस्म कांपने लगा था। इंस्पेक्टर कासिम ने तंजिया अंदाज में एक झटके से उसकी नकली लंबी दाढ़ी खींच कर उतारी तो सब औरतें एक बार फिर चीख उठी। तुम एक नशे आदमी में हमें उलझाकर उसे मुजरिम साबित करके हमें मुतमईन कर दोगे तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे? ऐसा सोचा था ना तुमने? हमें पता चल चुका है कि तुम ही असल मुजरिम हो, जो हर रोज 200 लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बनाकर उनकी जिंदगियां बर्बाद करता है। तुम्हारे घर के तहखाने पर छापा मार चुके हैं हम, और वहां जितनी भी लड़कियां तुमने छुपा रखी थी उन सबको बरामद कर लिया है हमने। इंस्पेक्टर कासिम का यह कहना ही था कि सभी औरतें खौफ से चीख उठी और उनकी चीखों से पूरा हाल गूंज उठा। झूठ है ये, सब कुछ झूठ। मैंने कुछ नहीं किया। साजिश है ये मेरे खिलाफ। मैं पीर हूं। पीर साहब ने चिल्लाकर खुद को बेगुनाह साबित करना चाहा, जिस पर इंस्पेक्टर कासिम ने नफरत से उसे घूर कर कहा, सच क्या है और झूठ क्या, ये भी हमें मालूम हो चुका है। तुम पीर होने का ढोंग करते हो और लोगों का इलाज करने का बस ड्रामा करते हो, ताकि तुम्हारा कारोबार भी चमकता रहे और तुम्हारी हवस भी पूरी होती रहे। साथ ही साथ तुम एक इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर भी बने हुए हो, ताकि तुम पर कोई शक न कर सके और न ही तुम कभी पकड़े जाओ और हमें तुम गुमराह करते रहो। भेस बदल कर यहां तुम अपना कारोबार चला रहे हो, वो भी फ्रॉड के जरिए। इन औरतों को दवाई देने के साथ साथ एक लड्डू भी देते हो, जो तुम्हारे मुरीद उनको तब देते हैं जब ये यहां से बाहर जा रही होती है, और ये लड्डू तुम उन्हीं औरतों और लड़कियों को देते हो जो अकेली यहां आती हैं, जिनके साथ कोई भी नहीं होता। उस लड्डू में बेहोशी की दवा मिली हुई होती है, जिसे खाकर वो बेहोश हो जाती हैं, और फिर तुम्हारी मुरीद औरतें उनको तुम्हारे घर के तहखाने में छोड़ आती हैं, जिसके बाद तुम उनका फायदा उठाते हो और किसी को पता भी नहीं चलता कि ये सब तुमने किया है, क्योंकि उनका फायदा उठाने के बाद तुम उन्हें किसी वीराने में फिकवा देते हो, जिस पर कुछ तो मर जाती हैं, मगर जो बच जाती हैं उन्हें भी तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं होता। यूं तुम्हारी हवस भी पूरी होती रहती है और तुम्हारा कारोबार भी चलता रहता है। इंस्पेक्टर कासिम ने उसे सब कुछ बताया तो उसकी आंखें फट गईं। तुम्हें कैसे पता ये सब? जलील राना के पूछने पर कासिम एहसासदारी अंदाज में हंसा और बोला, वो नशे आदमी सब कुछ बता चुका है हमें कि वो एक गरीब आदमी है जो नशे का आदी है। सड़कों पर ही अक्सर पाया जाता है, जबकि उसका घर भी कच्ची आबादी में है। उसने बताया कि वो एक दिन नशा करके सोया तो उसने खुद को इस घर में पाया जहां से हमने उसे पकड़ा था, और जब हमने उसे पकड़ा था उससे कुछ देर पहले ही वो होश में आया था, और उसे उस लड़की को देखकर कुछ भी समझ नहीं आया था कि वहां सब कुछ क्या हो रहा है। इसीलिए हमें समझ में आया कि तुमने वो मुखबिर की मुखबरी वाला सब ड्रामा किया था।
ताकि हमारा शक तुम पर कभी ना जाए और तुम हमारे साथ हमारी हमदर्दी का दिखावा करके खुद बच जाओ और उस नशे आदमी को फंसा दो। उसके साथ वाली लड़की जिसको हमने उस घर से रेस्क्यू किया था वो होश में आ चुकी है और उसने भी बता दिया है कि वो पीर साहब का लड्डू खाकर बेहोश हुई थी, जिसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। उसका चेकअप करवाकर उसका डीएनए तुम्हारे से मैच किया गया तो हमें ये बात भी कंफर्म हो गई है कि असल मुजरिम तुम ही हो जो पीरी की आड़ में इतना घिनौना खेल खेल रहा है। और हमारा रहा सा शक भी तब खत्म हो गया जब मैंने एक एहलकार को यहां भेजा। उसे भी वो लड्डू दिया गया जिसे उसने खाने के बजाय लैब में भिजवा दिया और इस बात की भी तस्दीक हो गई है कि उस लड्डू में बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी। इसके अलावा रहा सवाल ये कि तुम्हारा डीएनए हमें कहां से मिला, तो तुम्हें याद होगा कल एक लड़की तुमसे टकराई थी जिसकी नोकदार अंगूठी तुम्हारे बाजू से रगड़ी गई, जिसके बाद तुम्हारे बाजू से खून निकला और वो खून उसकी अंगूठी पर लगा रह गया। बस उस खून से ही तुम्हारा डीएनए चेक किया गया। तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हमारे पास हैं और अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन उन सब लड़कियों और औरतों की बर्बादी के जिम्मेदार सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि ये खुद भी हैं जो अपने अंधे एतकाद की वजह से किसी भी पीर के झांसे में आ जाती हैं और फिर अपनी इज्जत गंवा बैठती हैं। ऐसे ही कई लोग नकली पीर बनकर औरतों को धोखा दे रहे हैं, मगर उन औरतों को फिर भी समझ में कुछ नहीं आता, बल्कि किसी भी मशहूर पीर का सुनती हैं तो उसकी तरफ दौड़ी चली जाती हैं बिना अंजाम की परवाह किए। इंस्पेक्टर कासिम ने तंजिया अंदाज में कहकर उसे अपने एहलकारों के हवाले किया और फिर खुद भी उसके मुरीदों को गिरफ्तार करके वहां से चला गया। सब औरतें भी शर्मिंदा होती उस पीर को लान तान करती, घरों को होली, इस वादे के साथ कि आइंदा वो कभी किसी पीर फकीर के चक्कर में नहीं पड़ेंगी। अगले दिन तक पूरे शहर में पीर को लान तान किया जा रहा था, उसको बुरा भला कहा जा रहा था, क्योंकि सबके सामने उसकी असलियत आ गई थी। इंस्पेक्टर कासिम ने अदालत के सामने उसके खिलाफ सारे सबूत पेश किए थे, जिसके बाद उसे कई सालों की सजा दी गई थी और साथ ही साथ लाखों रुपए जुर्माना भी आयद किया गया था। जलील राना को नौकरी से हमेशा के लिए मुअत्तल करके उसके कानून की डिग्री पर भी बैन लगा दिया गया था और उसके सारे बनाए गए असासों को हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया था और उसके जुर्म के बदले अब उसे सारी उम्र जेल में ही सड़ना था। इंस्पेक्टर कासिम ने अपनी अक्लमंदी के सबब यह केस भी हल कर लिया था। अगर वो जलील राना की बात मानकर उस नशे आदमी को ही मुजरिम समझकर सजा दिलवा देता तो ये केस हमेशा के लिए बंद हो जाता और जलील राना अपने फेल में मजीद आज़ाद हो जाता और उसे पकड़े जाने का खौफ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी वो बेहद सफाई के बावजूद ऐसी गलतियां कर गया था जिसकी वजह से इंस्पेक्टर कासिम असल मुजरिम तक यानी जलील राना तक पहुंच चुका था और उसे सजा दिलवाकर अपना फर्ज भी पूरा कर चुका था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।